एक बार की बात है, एक बड़े डायरेक्टर एक बड़े सुपरस्टार को साथ में लेके एक बिग बजट फिल्म बनाते हैं, ये सोच के कि बॉक्स ऑफिस पे कम से कम 1000 करोड़ तो पार कर ही लेगी, क्योंकि पास्ट में उन दोनों के ऐसे रिकॉर्ड रहे हैं। लेकिन चीजें प्लान के मुताबिक वर्क नहीं करती। भले ही ये बॉक्स ऑफिस पे हिट होती है, पर ऑडियंस से इसे नेगेटिव रिव्यू मिलते हैं और डायरेक्टर पब्लिकली ये बोलती है कि वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से खुश नहीं है। फिर उसके करीब 1 साल बाद ओटीटी पे लोग इसे देख के अचानक से मास्टरपीस कहने लगती है, और फिर ये सब देखकर मेरे जैसे कुछ यूट्यूबर्स उस पे वीडियो बना के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि सलार इस सदी की सबसे ग्रेट मूवी है। और जब ये थिएटर में रिलीज हुई थी तब ऑडियंस ही डम थी जो इसे समझ नहीं पाई। तो माजरा क्या है? क्या सच में सलार मास्टरपीस है और ऑडियंस डम, या फिर इस फिल्म के बारे में प्रेजेंट में जैसा बताया जा रहा है उसमें कुछ झोल है? सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि ये सब कुछ सिनेमा में नया नहीं है। ऐसा कई फिल्मों के साथ कई बार हो चुका है, जब ऑडियंस गर्मा गर्मी में या फिर उम्मीद के चलते फिल्म को थिएटर में समझ नहीं पाती और फिर बाद में ओटीटी पे या फिर टीवी पे उनको ये रियलाइज होता है कि मूवी अच्छी थी। और फिर जब मैंने सलार को रिविजिट किया तो मुझे प्रशांत नील के ब्रिलियंट डायरेक्शन के कई सारे सबूत मिले। जैसे कि अगर कुछ डिटेल्स की मैं बात करूँ तो खान सर की कुर्सी भले ही वर्दा के पास थी, लेकिन उसे हमेशा देवा ने ही कमाया था। बचपन में वर्दा की नतूनी भी उसी ने जीती थी, और क्योंकि प्रेजेंट टाइम में वर्दा कर्ता की कुर्सी पे बैठा है, यानी कि देवा ने सीज फायर हटने के बाद वो जंग भी जीत ली और फिर वर्दा को कर्ता बनाया। और इसलिए अगर तुम फिल्म को किसी भी एंगल से देखोगे तो हर तरफ से सिर्फ देवा ही इस कुर्सी का मालिक है। पहले तो जैसा कि खान सर के निबंधन में लिखा है, बलवान की ही कुर्सी बलवान का ही राज, तो ये तो देवा ने पहले ही साबित कर दिया है, उसने वो कुर्सी अपने ताकत पे जीती है। दूसरा, हम सब जानते हैं कि उसके बाप को ये कुर्सी देने वाले थे, तो वैसे भी ये कुर्सी उसी की है। यही नहीं बल्कि फिल्म में देवा को हीरो की तरह नहीं बल्कि डेविल की तरह दिखाया है। शायद ऑडियंस इस बात को समझ सके, इसीलिए पहले तो गाने में ये क्लियर किया जाता है कि जो इंसान या फिर जो हीरो विलन को मारता है या फिर शैतान को मारता है, उसे मारने के बाद वो खुद भी शैतान बन जाता है, जो कि एक्चुअली में गाना देवा के लिए ही था, जहाँ ये बच्ची देवा के आने पे काली माता की तरफ पीट करके उसे दुआ मांगती है ताकि कोई शैतान उन्हें बचाने आ सके। दूसरी, इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, जो इसकी ताकत और कमजोरी दोनों है। ताकत इसीलिए क्योंकि ऐसा कुछ इंडिया में पहले कभी नहीं बना। एक्चुअली में मैंने तो नहीं देखा जब तक कि कल की 2898 एडी मूवी रिलीज हुई थी, या फिर उससे पहले 2-3 और फिल्में होगी जिसमें ऐसी वर्ल्ड बिल्डिंग देखने को मिलेगी। उसके अलावा तुम्हें इंडियन सिनेमा में ऐसी वर्ल्ड बिल्डिंग कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि खान सर सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है बल्कि एक जिंदा सांस लेती हुई दुनिया है, जिसकी एक रीच हिस्ट्री है जो सेंचुरीज तक जाती है। प्रशांत नील ने इस जगह को लेयर्स और ट्रेडिशन से भर रखा है। मल्टीपल ट्राइब्स है जिनके यूनिक कस्टम, रिचुअल्स और विजुअल आइडेंटिफायर्स है, और ये हिस्टोरिकल ग्राउंडिंग खान सर को एक हिडन एम्पायर बनाने का काम करता है, जो अपने एशियन रूट्स को मेंटेन करते हुए इवॉल्व हुआ है। जैसा कि हमें फिल्म में दिखाया जाता है, 12th सेंचुरी से शुरू होने वाली इस ओरिजिन को 21st सेंचुरी के मॉडर्न सेटिंग के साथ मुकाबला करके एक फैसिनेटिंग टेंशन क्रिएट की गई है, जिससे ऑडियंस अपनी डिसबिलीव सस्पेंड करके इस टाइमलेस और कंटेम्पररी दुनिया में फुल्ली इमर्स हो जाती है। लेकिन कमजोरी इसलिए क्योंकि ऑडियंस इसके लिए तैयार नहीं थी। थिएटर में बहुत से लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में ही नहीं आई, और प्रशांत को ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जो वर्ल्ड वो क्रिएट कर रहे हैं उसको ऑडियंस पहली बार देखने वाली है, तो जितना हो सके उतना सिंपली समझाया जाए। लेकिन इसमें चीजें इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड की गई थी कि लोगों को समझने में काफी दिक्कतें हुई। खान सर की दुनिया में इतने सारे कैरेक्टर्स है कि इसमें से सिर्फ शिव मन्नार की फैमिली को याद रखते हुए ही तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ऑल्सो इन्होंने साउथ का एक बहुत ही पुराना स्टाइल यूज किया है, जिसमें हीरो के बारे में विलन और बाकी कैरेक्टर्स को पता होता है कि वो कितना डेंजरस है, पर पब्लिक नहीं जानती, और ये चीज बहुत ही रिस्की होती है और इसे बहुत ही संभाल के उठाना पड़ता है, क्योंकि तुम जो कुछ भी दिखाना चाहते हो वो सब उन कैरेक्टर्स के रिएक्शन पे ही टिका होता है, और अगर उन कैरेक्टर्स के रिएक्शन ऑडियंस के साथ सही से डिलीवर नहीं हुए तो फिर कई सारे इमोशनल या फिर इंटेंस सीन भी क्रिंज लगने लगती है। इसलिए जब भी किसी कैरेक्टर का देवा को देखकर रिएक्शन दिखाया
गया है तो वो इंटेंस की जगह क्रिंज फील होने लगता है। हाँ, सारी फिल्म में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई जगह पर ये ओवर हो चुका है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यूअर्स ये नहीं जानते कि बाकी कैरेक्टर्स अपने हाथ में गन होके भी देवा से क्यों डर रहे हैं। एक एग्जांपल दूं तो देवा को देखकर ओमकारी माँ जैसे खतरनाक औरत का कांपते हुए नीचे बैठना। आई थिंक इन रिएक्शन को थोड़ा सा कम करना चाहिए था क्योंकि ऑडियंस अभी नहीं जानती कि देवा कौन है। इसके लिए हम केती का एग्जांपल भी ले सकते हैं, जहाँ पे जेल में आदि कलम दिल्ली को देखते ही डर जाता है, लेकिन उसका रिएक्शन देखो कितना नेचुरल फील होता है। तो अगर आप एक ऐसी फिल्म बना रहे हो जो अपने ड्रामा पे फुल फोकस करती है तो मेरे हिसाब से आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा एक फिल्म को साउथ की टिपिकल एक्शन फिल्म बनाना जरूरी नहीं है। और अगर तुम्हारे दिमाग में ये सब सुन के KGF 2 आ रही है तो मैं बता दूं कि वहाँ पे वो चीजें इसलिए वर्क की क्योंकि माहौल पहले से ही सेट हो चुका था, यानी कि कैरेक्टर्स के साथ ऑडियंस भी जानती थी कि रॉकी भाई कितने खतरनाक है। सिर्फ 10-12 लुखेलों को ठोक कर डॉन नहीं बनाओ, वरना जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। Did you missing me? शिट्टी गया। और पार्ट 1 में अगर तुम देखोगे तो ऐसे ज्यादा रिएक्शन नहीं है, यानी कि रॉकी को देखकर ज्यादा लोग इतने नहीं डरते हैं जितने कि देवा को देखकर ये लोग डर रहे हैं। लेकिन फिल्म के नेगेटिव रिव्यूज आने में एक्सपेक्टेशन भी एक अहम रोल निभाते हुए दिखती है। जहाँ पर ऑडियंस KGF की तरह कुछ मसालेदार देखने गई थी, वो उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने मूवी की अच्छी चीजों को भी इग्नोर कर दिया। जैसे कि मूवी का एक्शन काफी अच्छा था, दोनों की दोस्ती को दिखाने का तरीका भी बहुत सॉलिड था, जहाँ सभी लोग कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते थे, वहीं पे दूसरी तरफ ये दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और फिर सब सही होने के बाद भी इनमें दुश्मनी क्यों है? देवा क्यों इतना पावरफुल होके भी छुप के रह रहा था? रमा की ऐसी हालत क्यों है? ये सभी चीजें पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड तो करती है, पर यही चीजें एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। पार्ट 2 के लिए मिस्ट्री बनाने के चक्कर में प्रशांत नील ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन ही नहीं की, जो कि फिर भी मेरे जैसे सिनेफाइल के लिए ठीक था, लेकिन उस पे वीक क्लाइमैक्स लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, जिसमें मैं भी आता हूँ। आई नो कि उन्होंने बाहुबली की तरह यहाँ सस्पेंस बनाने की कोशिश की थी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लेकिन ऑनेस्टली ये उसमें पुल ऑफ ही नहीं कर पाए। वरना सोचो, जहाँ बाहुबली 1 देखते वक्त तुम्हारे मन में एक ही सवाल बार बार घूमेगा कि कटप्पा ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन सच बताना क्या वैसा कोई एक सवाल तुम्हारे मन में सलार के एंडिंग के बाद था? हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ एक सवाल है ही नहीं। खान सर की जो कहानी है वो इतनी बड़ी है कि इस पे 4-5 पार्ट आराम से बनाए जा सकते हैं, लेकिन सभी चीजें पार्ट 2 में कवर करने के चक्कर में प्रशांत नील ने इसमें बहुत सारी कहानियां और कैरेक्टर एक साथ डाल दिए। इसलिए लास्ट में ना तो तुम्हें KGF 1 जैसा सेटिस्फेक्शन मिल पाता है जहां पर रॉकी ने गरुड़ा को मारा था, और ना ही बाहुबली जैसा एक बड़ा सवाल, बल्कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें बाकी रह गई है। इसलिए तुम्हें अधूरा अधूरा सा फील होता है। जैसे कि पहला सवाल यही आता है कि सीज फायर हटने के बाद तीनों कबीलों का जो महायुद्ध होने वाला है वो कैसे होगा। दूसरा सवाल राजा मन्नार का क्या हुआ। तीसरा, क्या देवा को मालूम है कि वो कौन है और उन दोनों की दुश्मनी कैसे होगी। रमा को क्या हुआ है, क्या पंडित का और देवा का फेस ऑफ होगा। ऐसे हजारों की सेना से देवा अकेले कैसे लड़ेगा। सीज फायर के बाद क्या हुआ था, यानी कि सीज फायर के पास जब देवा और वर्दा लड़ाई जीत चुके थे तो उसके बाद क्या हुआ था। और इसलिए इतने सारे सवाल, इतनी सारी कैरेक्टर्स और सबकी अलग अलग कहानियां एक ही साथ बचाना या फिर याद रखना मुश्किल हो जाता है। और सलार पार्ट 1 को देखने के बाद जब तुम बाहर आते हो तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ कंफ्यूजन ही होता है। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि ऑडियंस डम थी और सलार मास्टरपीस है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सलार इतनी बुरी फिल्म थी जितना कि सभी क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स बता रहे थे। इसमें कुछ गलतियां भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी है जो इसे ग्रेट बनाती है। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं बता दूं कि ऐसा भी नहीं था कि उस समय पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। सलार ने 700 करोड़ कमाए थे। एक इतना बड़ा नंबर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि KGF पार्ट 1 ने सिर्फ 250 करोड़ कमाए थे और उसके पार्ट 2 ने सीधा जंप मारा था 1200 करोड़ पे, यानी कि 1000 करोड़ ज्यादा कमाए थे। और सोचो, सलार के पार्ट 1 ने ही उसके आधे से ज्यादा कमाए हैं, तो पार्ट 2 का कलेक्शन क्या होगा। तो कहने का मतलब यही था कि फिल्म जब रिलीज हुई थी तब भी हिट थी, बस इसे मिक्स रिव्यू मिले थे। पर व्यूज के चक्कर में 1 साल के बाद सब ने इसे मास्टरपीस कहना चालू कर दिया। और तुमको तो पता है यहाँ पे सब भेड़ चाल में चलती है, इसलिए किसी
से एक ने वीडियो बना दिया तो सब ने शुरू कर दिया, जिससे ऑनेस्टली मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा तो होता रहता है, कोई माने या ना माने, लेकिन हम सभी यूट्यूबर इसी भीड़ का हिस्सा है और हमें इसका हिस्सा बनना ही पड़ता है। पर प्रॉब्लम ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि पहली बार मूवी को ऑडियंस ने इग्नोर किया था और ओटीटी पे आकर सनम तेरी कसम या फिर तुम्बाड़ जैसी ये कल्ट बनी है। ये तो यार बहती गंगा में हाथ धोने जैसा होगा, क्योंकि फिल्म पहले से ही ठीक ठाक कमा चुकी थी। और मैं फिर से एक बार बता दूं कि इसके रिव्यू जो है वो मिक्स थे। बाकी तुम इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना जो समझ रहे हैं कि सलार ओटीटी पे मास्टरपीस बनी है। बाय बाय।